हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू करिकुलर प्रो। मैं नीतू सिंह। आज हम लोग मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहले की वीडियो में हम लोग जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती थी उन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस किए थे, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें मेम्ब्रेन क्या है, मेम्ब्रेन एब्सेंट है, मेम्ब्रेन लेस है, उसमें कोई भी झिल्ली प्रेजेंट नहीं होती है। और ये इसको क्या किस नेम से जाना जाता है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नेम से भी जाना जाता है। कि इसका मीन्स क्या है कि ये सेल की क्या बोलते हैं, इसको सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके फंक्शन में जब हम इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कि क्यों इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोला जाता है। फर्स्टली हम जानेंगे कि राइबोसोम प्रेजेंट कहाँ होता है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है और राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है। एक एक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्टली चलिए जानते हैं राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है, ये यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है। सेकेंड पॉइंट, ये मेम्ब्रेन लेस होता है। ये मेम्ब्रेन लेस होता है। और थर्ड पॉइंट क्या है इसका, ये किससे मिलकर बना होता है, तो राइबोसोम प्रोटीन प्लस आरएनए से मिलकर बना होता है। इसीलिए राइबोसोम को क्या बोला जाता है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के नेम से जाना जाता है। फर्स्टली क्या, ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है। सेकेंड, ये मेम्ब्रेन लेस होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जितनी की सेल ऑर्गेनेल्स है उसमें मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और इसमें क्या होती है, मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। और ये किससे मिलकर बना होता है, ये प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है। इसीलिए इसको किस नेम से जाना जाता है, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के नेम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम को अनदर किस नेम से जाना जाता है, तो राइबोसोम को राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के नेम से भी जाना जाता है। राइबोसोम को डिस्कवर किसने किया, राइबोसोम को डिस्कवर किया था सबसे पहले 1953 में रॉबिन्सन एंड ब्राउन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। लेकिन कहां पे डिस्कवर किया था, इसको सेम की रूट में देखा था। सेम एक वेजिटेबल होती है, उसी की रूट में देखा था, या हम ये बोले कि इन्होंने प्लांट सेल में इसको डिस्कवर किया था। बट 1955 में एनिमल सेल में जॉर्ज पैलाडे ने इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से किसको डिस्कवर किया था, राइबोसोम को डिस्कवर किया था। अगर एनिमल सेल के बारे में पूछा जाता कि एनिमल सेल में सबसे पहले किसने राइबोसोम को डिस्कवर किया था, तो एनिमल सेल में सबसे पहले पैलाडे ने राइबोसोम को डिस्कवर किया था। या फिर ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलाडे ने की थी। और हम अगर बात करें, अगर प्लांट सेल की, सपोज प्लांट सेल पूछ लिया जाता है कि प्लांट सेल में सबसे पहले राइबोसोम की खोज किसने की, तो सबसे पहले रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने प्लांट सेल में शेम की रूट में किसको देखा था, राइबोसोम को देखा था। ये तो थे इसके डिस्कवरी के बारे में और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में किस टाइप का आरएनए पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में। जैसा कि जब हम प्रोकैरियोट सेल के बारे में और यूकैरियोट सेल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें मैंने उस वीडियो में बताया है आप लोगों को उस क्लास में कि प्रोकैरियोटिक सेल में
प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। 70S, ये यस क्यों लगा है? ये यस क्या है? यूनिट है। अभी इसके बारे में हम बताएंगे और इसके आधार पे, किसके आधार पर? इसकी साइज के आधार पर और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर सेडिमेंटेशन कोशिएंट के आधार पर इसको 2 सब यूनिट में 70S को भी और 80S को भी 2 सब यूनिट में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को हिंदी में अवसादन गुणांक, इसके आकार के बेस पे, आकार और अवसादन गुणांक, अवसादन गुणांक के बेस पे इसको 70S को और 80S को 2 सब यूनिट में डिवाइड किया गया है। अब हम जानते हैं वो 2 सब यूनिट कौन सी हैं। सब यूनिट के बारे में जानने से पहले ये यस क्यों लगा है, यस क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। यस क्या है? ये यूनिट है। जैसे कि आप जानते हैं किसी भी, कोई भी, अगर जैसे कि मीटर है, सेंटीमीटर, जैसे लेंथ की अगर हम यूनिट की बात करें तो लेंथ को किस में मापते हैं? या डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस को किस में मापते हैं? किलोमीटर में मापते हैं। उसकी यूनिट क्या होती है? किलोमीटर होती है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है। अगर हम वेट की बात करें, मास की बात करें तो उसमें क्या होता है? उसमें किलोग्राम होता है और ग्राम होता है। तो ये यूनिट वैसे ही सेम जैसे इसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है, वैसे ही राइबोसोम की भी क्या है? यूनिट है। इसको सेडबर्ग नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया था। किसको? इसके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बारे में सेडबर्ग ने बताया था। और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता क्या है? ये एक बार क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, एक जैसे इसको माप, सबके लिए कोई ना कोई मशीन होती है, वैसे ही राइबोसोम के लिए जिस मशीन का यूज किया गया वो थी अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज मशीन का यूज किया गया, यंत्र का यूज किया गया। और इसमें क्या थी? 2 नली लगी हुई थी। इसमें उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसको सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने का उन्होंने इसमें विद्युत की हेल्प से, इलेक्ट्रिक की हेल्प से, जैसे घर में क्या होती है? मिक्सी होती है। मिक्सी भी किसकी हेल्प से चलती है? मिक्सर सबके घर में मोस्टली होता है। ग्राइंडर ले लीजिए, मिक्सर ले लीजिए, मोस्टली सबके घर में प्रेजेंट होता है। तो अगर उसको हम क्या करें, कोई चीज अगर हमको ग्राइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं? उसको बोर्ड में लगाते हैं और जैसे ही ऑन करते हैं हाई स्पीड से तो क्या करता है? वो सेंट्रीफ्यूज, जो भी हम उसमें डाले होते हैं वो सेंट्रीफ्यूज हो जाता है। तो वैसे ही सेम सेडबर्ग ने क्या किया? राइबोसोम को अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज में डाला और डालने के बाद उसको क्या किया? उसमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से उन्होंने क्या किया? उसको हाई स्पीड से क्या किया? सेंट्रीफ्यूज किया। तो जो उसमें स्पेशल राइबोसोम थे वो क्या किए? विशेष प्रकार के जो राइबोसोम थे वो दूसरी एक नली में जा करके क्या हुए? एकत्रित हो गए। और जो दूसरा था, जो स्मॉल पार्टिकल्स थे वो दूसरी जगह पे, जो लार्ज पार्टिकल्स थे वो दूसरी जगह पे इकट्ठे हुए थे और जो स्मॉल पार्टिकल्स थे वो जाकर के दूसरी नली में दूसरी जगह पर क्या हुए थे? इकट्ठा हो गए थे। तो इसीलिए इसकी यूनिट क्या बोला गया? उसको जो यस है उसको सेडबर्ग यूनिट के नेम से जाना जाता है।
किसके नेम से? सेडबर्ग यूनिट के नेम से। जैसा कि मैंने बताया कि डिस्टेंस को मापने के लिए यूनिट होती है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, वैसे ही राइबोसोम को मापने के लिए कौन सी यूनिट होती है? सेडबर्ग यूनिट होती है। उसको किसने खोजा था? सेडबर्ग ने सेडबर्ग यूनिट दिया है। तो अब ये तो था इनके बारे में कि सेडबर्ग एस क्यों लगा होता है सबके साथ, 70s हो या 80s हो। अब 70s की जो 70s है और 80s है, ये दो सब यूनिट, दो यूनिट में इसको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है? 30s है और सेकंड क्या है? 50s है। 80 को भी ऐसे ही यूनिट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? 40s एंड 60s, ये दो सब यूनिट में डिवाइड किया गया। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन चलता होगा कि ये तो 70s दिया गया है, लेकिन इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 50 और 30s, ये तो 80s बन जा रहा है। देखिए मैं इसको भी बताती हूँ। जैसे एक आप बॉटल ले लीजिए, बॉटल को अगर हम बॉटल और उसके नॉब को, उसके कैप को अलग करें, अलग करने के बाद जब हम दोनों को मापेंगे तो क्या होगा? तो उसकी अलग और उसकी अलग लेंथ अगर हम दोनों की देखते हैं तो दोनों की लेंथ अलग अलग आएगी। लेकिन जैसे ही हम उसके नॉब को बंद कर देते हैं, उसको बॉटल को हम बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद क्या होगा कि जो दोनों को ऐड करने पर जो लेंथ आई रहेगी उससे क्या हो जाएगी? इसकी लेंथ जब दोबारा जब नॉब बंद करने के बाद जब इसको नापेंगे तो नापने के बाद क्या होगा कि उसको जब मेजर करेंगे तो उसकी जो हाइट होगी वो कम हो जाएगी। जैसे अगर उससे नहीं समझ में आया है तो ये हम मार्कर, सपोज जब इसकी लेंथ लेंगे तो ये क्या होगा? इसकी लेंथ अलग, इसकी लेंथ अलग, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो लेंथ ज्यादा आएगी। लेकिन जब इसको हम बंद करके इसकी लेंथ को लेंगे तो क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट जो है इसके अंदर चले गए, जैसे कि ये इतना पोर्शन इसके अंदर चला गया। वैसे ही सेम इसमें होता है, राइबोसोम में होता है कि जैसे ये मान लीजिए ये फर्स्ट लार्जर यूनिट है। जब इसमें स्मॉलर यूनिट आके लगेगी तो ये इतना पार्ट अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इतना पार्ट अंदर हो जा रहा है ना। तो यही है, इसीलिए इसको 30s और 50s बोला जाता है कि 30s में ये डिवाइड हुआ है और 40s में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि 70s है तो वो 50s और 30s में कैसे डिवाइड हुआ है, कैसे सभी उसकी यूनिट बनी है। अब ये 30s और 50s को भी क्या किया गया? सब यूनिट में इसको भी सब यूनिट में डिवाइड किया गया। किसको? 70s को और 80s को। अब 70s में ये जो होता है 30s 16s में 16s rRNA होता है प्लस 31 प्रोटीन होती है। और 50s में क्या होता है? 23s RNA होता है, rRNA, और 5s rRNA होता है। और इसमें प्रोटीन क्या होती है? इसमें 16s RNA में ये टूटता है और किसमें टूटता है? 16s, और किसमें? 23s और 5s में ये क्या होता है? ये इसको तोड़ा जाता है, इसकी सब यूनिट में ये टूटती है। किसमें? 16s RNA में। और इसमें कौन सी प्रोटीन होती है? इसमें 21 और 31 एंड 34, सॉरी 31 नहीं 34 प्रोटीन होती है। कितनी प्रोटीन होती है? 21 होती है और 34 होती है। ये तो था 30s की और 50s की। ऐसे ही 40s को
ये 18S में 18S rRNA होता है। इसमें क्या होता है, इसमें 28S rRNA, 5.8S rRNA और 5S rRNA, ये इतने सब यूनिट में टूटती है। कौन कौन से, 16S rRNA 21 + 21 प्रोटीन होती है और 13S rRNA 5S rRNA और प्लस क्या होता है 34 प्रोटीन होती है। ये तो था इसके बारे में। अब इसमें कौन सी, इसमें 30 होती है, 30 प्रोटीन होती हैं और इसमें क्या होती है प्लस 40 प्रोटीन होती है। ये तो था इसके सब यूनिट के बारे में कि ये 50S किस में टूटा। अब दो चीजें, इन दोनों को कंपेयर करिए, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। इन दोनों में जैसे कि मैंने बताया था, ये जो 70S है ये प्रोकैरियोट में पाया जाता है, ये 80S जो है ये यूकैरियोट में पाया जाता है। बट इसी यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, 70S टाइप राइबोसोम पाया जाता है। अब सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया कि 70S प्रोकैरियोट में भी पाया जा रहा है और 70S यूकैरियोट में भी पाया जा रहा है, किसमें, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। ये तो दोनों में सिमिलर हुई कि नहीं। अब इससे एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, एक चीज इससे क्लियर होती है कि प्रोकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन किससे हुआ है, यूकैरियोटिक, यानी सबसे पहले कौन, किसका फॉर्मेशन हुआ, सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल का निर्माण हुआ, उसके बाद ही यूकैरियोटिक सेल बनी है। जब हम लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ बता रहे थे, सेल की क्लास में हम डिस्कस किए हैं इसके बारे में कि किससे लाइफ की ओरिजिन किससे मानी जाती है। एक बैक्टीरिया थी जो कि कहां पे मिली थी, साउथ अफ्रीका में, उसका फॉसिल्स मिला था, उसी से बताया गया कि किसकी ओरिजिन हुई है, लाइफ की ओरिजिन हुई है। वो बातें यहां से क्लियर हो गई कि 70S प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है और 70S यूकैरियोट में भी पाया जाता है। अब देखिए इन दोनों में भी कुछ कॉमन मिलता है। कॉमन क्या है, कॉमन 50S rRNA इसमें भी है, सॉरी 5S rRNA इसमें भी है और 5S rRNA इसमें भी है। दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये दोनों कॉमन है, किसमें, 70S और 80S में। अब आप लोगों को ये चीजें हमेशा माइंड में सेव हो जानी चाहिए कि 70S 2 यूनिट में टूटता है, 2 यूनिट में 30S और 50S, 80S 2 यूनिट में टूटता है, कौन कौन सा, 40S एंड 60S। अब इसकी सब यूनिट में इसको डिवाइड किया गया, किसको, 30S को और 50S को। तो 30S में 16S rRNA प्लस 21 प्रोटीन, 50S में 23S rRNA एंड 5 rRNA प्लस 34 प्रोटीन। अब 40S को 18S में और प्लस 30 प्रोटीन और 60 को किस सब यूनिट में तोड़ा गया है, 28S rRNA, 5.8S rRNA और 5S rRNA। इसको क्यों आर का मीन्स क्या होता है, जो स्मॉल लेटर का है, राइबोसोमल आरएनए। आर का मीन्स क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए। क्या बोलते हैं इसको, राइबोसोमल। ये क्या करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, ये बहुत ही हेल्प करता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो अभी हम फंक्शन में डिस्कस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर में भी इसको बताएंगे। तो ये तो थी इसके सब यूनिट के बारे में, और किसके बारे में कि कैसे इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक बात और इसके बारे में हम बता देते हैं, ये 70S और 80S को
यूनिट में डिवाइड किया गया, उसके बाद सब यूनिट में डिवाइड किया गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेट के पर्पज से। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है या आया भी है कि दोनों में कौन सा rRNA कॉमन होता है 70S में और 80S में। तो 70S में और 80S में दोनों में क्या कॉमन होता है, 5S rRNA। तो ये चीजें यहां से क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, या इसको हम क्या बोलते हैं, संरचना। राइबोसोम की संरचना कैसे होती है, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है। ये आप लोग डायग्राम देख रहे होंगे कि ये किसका डायग्राम है, चाहे ये 70S का मान लीजिए या 80S का। चलिए हम 80S को, तो ये क्या है, ये स्मॉलर यूनिट है 40S, और ये क्या है 60S लार्जर यूनिट है। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ये जो मेन दोनों यूनिट को जोड़ने का जो काम करता है वो mRNA करता है। mRNA का मीन्स क्या होता है, मैसेंजर RNA। ये क्या लाता है, मैसेज लाता है। ये डीएनए से, न्यूक्लियस में डीएनए पर जो बेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे डीएनए में कौन कौन सा बेस होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन। और आरएनए में क्या एब्सेंट होता है, आरएनए में थायमिन की जगह पे क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। किसकी जगह पे, थायमिन की जगह पे क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। तो ये आरएनए क्या, mRNA क्या करता है, डीएनए से वहां से बेस लेता है, वहां से कोड को क्या करता है, कोड को लाता है, और फिर क्या होता है इसमें, और क्या होता है, tRNA होता है। एक बात और है, जैसे जब 2-3 राइबोसोम mRNA पर आके इकट्ठे हो जाते हैं, 4 या 5 राइबोसोम आके इकट्ठे हो जाते हैं किस पे, mRNA पे जब आके इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीसोम। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये दोनों सब यूनिट किससे जुड़ी है, ये दोनों सब यूनिट mRNA से जुड़ी है। ये दोनों सब यूनिट को जोड़ने का काम करता है, और किसका काम करता है, ये कंप्लीट राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ से क्या करता है, ये प्रोटीन को कैरी करता है, प्रोटीन की इंफॉर्मेशन डीएनए के न्यूक्लियस से बेस को लाता है, कहाँ पे, mRNA लेके आता है। और tRNA, फिर जो tRNA है ये अमीनो एसिड को कहाँ पे ले आता है, ये mRNA पे ले आता है। अमीनो एसिड में क्या होते हैं, वहां से वो ट्रिपलेट कोडान, एंटी कोडान को, ये एंटी कोडान को कहाँ पे लेके आता है, mRNA पे ले आता है। तो किसका फॉर्मेशन होता है, टेम्पलेट कोडान का फॉर्मेशन होता है। जब इसी अमीनो एसिड की जब चेन कंप्लीट हो जाती है, चेन बन जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन जब बन जाती है अमीनो एसिड की, तो ये क्या बन जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन ही अमीनो एसिड की क्या कहलाती है, प्रोटीन कहलाती है। प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड। ये कौन काम करता है, ये tRNA काम करता है। tRNA ट्रांसफर करता है एंटी कोडान को, कहाँ पे, mRNA पे, और वो कोड से क्या करता है, जो कोडान वहां पे प्रेजेंट होते हैं, जो mRNA न्यूक्लियस से लेके आया होता है, उस पे वो आके मिल जाते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, टेम्पलेट कोडान का फॉर्मेशन करते हैं। या हम ये बोल ले कॉम्प्लीमेंट्री कोडान होते हैं, वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कोडान होते हैं, कहाँ पे, mRNA पे। तो ये तो था इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये अमीनो एसिड की क्या है, चेन है, और किससे अटैच हुई है, tRNA से। यही tRNA क्या करता है, ट्रांसफर करता है कहाँ पे, mRNA पे। और इसमें आयन कौन सा प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम
2+। अब मैग्नीशियम 2+ आयन का क्या रोल होता है? जब ये क्या होती है, ये इसकी कंसंट्रेशन, इसकी सांद्रता जो है कम हो जाती है, तो ये क्या होते हैं, दोनों राइबोसोम की जो दोनों यूनिट है, लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट क्या होती है, अलग हो जाती है जब इसकी सांद्रता कम हो जाती है। तो जब इसकी सांद्रता जैसे जैसे घटती है, इसका कंसंट्रेशन जैसे जैसे घटता है, वैसे वैसे ये क्या होती है, इसका जो दोनों सब यूनिट हैं वो क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं। और जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे जैसे इसकी सांद्रता बढ़ती है, तो वो दोनों सब यूनिट क्या हो जाती हैं, लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये तो था मैग्नीशियम आयन का रोल क्या होता है। मैग्नीशियम आयन का रोल क्या, दोनों यूनिट को अलग करना भी होता है और दोनों यूनिट को जोड़ना भी होता है। तो ये तो थी इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करते हैं राइबोसोम के फंक्शन के बारे में कि राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है। राइबोसोम के फंक्शन के आधार पे ही फंक्शन ऑफ राइबोसोम, इट मीन्स राइबोसोम के कार्य। राइबोसोम का कार्य क्या होता है, जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्रोटीन सिंथेसिस या बोल सकते हैं प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है क्या, राइबोसोम। ये तो इसका मेन फंक्शन है। इसी के बेस पे इसको क्या बोला जाता है, राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल या प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन का कारखाना राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। और भी इसके वर्क होते हैं। ये क्या करता है, ये रिपेयरिंग का, सेल रिपेयरिंग का भी काम करता है। सेल रिपेयरिंग का भी वर्क करता है कौन, राइबोसोम। ये तो इसका फंक्शन है। और भी इसके फंक्शन होते हैं। तो हम जान कि क्या क्या डिस्कस किए कि राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक में 80S पाया जाता है। और अगर यूकैरियोटिक की ही बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S पाया जाता है, बट प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम ही होता है। इसको किस किस नेम से जाना जाता है, इसको पहला डे कण के भी नेम से जाना जाता है, और इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के भी नेम से जाना जाता है, और इसको प्रोटीन फैक्ट्री के भी नेम से जाना जाता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री के नेम से क्यों जाना जाता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लिए। राइबोसोम के बारे में जो कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग हमें टेलीग्राम पे मैसेज करके इसके बारे में जो कुछ भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।